जय हिंद बच्चों। आज हम सभी क्लास 8 का साइंस पढ़ेंगे। क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखिए, क्रॉप का मतलब होता है अनाज, है ना। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, पैदा, है ना। और मैनेजमेंट मतलब उसका प्रबंधन, मतलब कि हम किस तरीक़ा से क्रॉप को, अनाज को पैदा करते हैं और उसका किस तरीक़ा से प्रबंधन करते हैं। प्रबंधन क्यों करना ज़रूरी है? ताकि हम आसानी से अपने देशवासियों तक, देश के जनता तक, जितने भी देश के लोग हैं, सभी को भोजन चाहिए उन तक पहुंचा पाएँ, है ना। तो आइए इस चैप्टर में हम लोग बात करते हैं कि कैसे क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाता है और कैसे उसको मैनेज किया जाता है ना। सबसे पहला पॉइंट है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड टू आवर ग्रोइंग पॉपुलेशन वी नीड टू अडॉप्ट सर्टेन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। देखिए, हमारे देश, वी आर लिविंग इन इंडिया। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। वी नो दैट एवरीवेयर, है ना। हम सब जानते हैं कि भारत दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है चाइना के बाद। तो देखिए दोस्तों, इतने बड़े आबादी को, जिसका देश का 135 करोड़ जनता है, उसको खिलाना आसान काम है क्या? नहीं ना। तो अगर हम कुछ बढ़िया तरीका नहीं अपनाएंगे तो उनको कैसे भोजन दे पाएंगे, है ना। तो उनको भोजन देने के लिए कुछ तरीका अपनाया जाता है कि किस तरीक़ा से हम खेती करें, किस तरीक़ा से हम किसानों को हेल्प करें, किस तरीक़ा से हम अच्छे बीज के द्वारा, अच्छे सिंचाई व्यवस्था के द्वारा, अच्छे खाद फर्टिलाइज़र के द्वारा, मैन्योर के द्वारा, है ना, उनके फसल के प्रोडक्शन को बढ़ाएं। तभी हमारे देश के लोगों तक, लोगों के थाली में खाना पहुंच पाएगा, है ना, वो भी सस्ते दामों पर, और किसानों को अच्छे से पैसा मिल सके। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं इसमें, है ना। ये चीज़ हो गया। तो हम लोग को भोजन क्यों ज़रूरी है, मतलब फूड प्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? वी नीड गुड पॉपुलेशंस टू फीड, है ना। जितनी बड़ी आबादी है देश की, उसको खिलाने के लिए हमको फूड ज़रूरी है ना। देखिए, सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोज एंड कल्टिवेटेड एट अ प्लेस कॉन्स्टिट्यूएंट अ क्रॉप। अब देखिए, यहाँ पे क्रॉप किसको कहते हैं, है ना। क्रॉप मतलब होता है अनाज, सीधा समझिए, है ना। अनाज, क्रॉप का मतलब होता है अनाज, ठीक है। अनाज या फिर जो हमारे लिए खाने के लिए होता है ना, जो फसल, क्रॉप का फसल हो गया, और वो फसल जो हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं वो क्रॉप में आता है, ठीक है। तो क्या बोला कि किसको क्रॉप बोलते हैं? क्रॉप किसी भी पेड़ को बोल देंगे क्या? आम से भी हमको खाने के लिए मिलता है क्या? वो भी क्रॉप है ना। अगर हम लोग बोल देंगे कि हमको खाने के लिए मूली मिलता है, वो भी क्रॉप है। हमको खाने के लिए गेहूँ मिलता है, चावल मिलता है, गेहूँ से आटा खाते हैं, चावल से हम लोग भात खाते हैं, है ना, बॉयल्ड राइस जिसको बोलते हैं। तो ये सभी चीज़ मिलता है। तो इसमें कौन क्रॉप है? तो बोला जाता है सेम काइंड ऑफ प्लांट्स। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ट्रीज नहीं बोलेगा। ट्रीज उसको बोलते हैं कि जिसका स्टेम्स हो, ब्रांच हो, वो स्ट्रॉन्ग हो, है ना, और उसको बोलते हैं ट्रीज। अब यहाँ पे प्लांट क्या होता है? जो छोटा होता है ना, जिसका लकड़ी जो है मतलब फर्नीचर के लिए यूज नहीं होता है। तो सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट अ प्लेस कॉन्स्टिट्यूएंट अ क्रॉप। मतलब कि जब हमारी धरती माता के कोई छोटे टुकड़े पर या बड़े टुकड़े पर जब एक ही तरीक़ा के पौधों को उगाया जाता है, किस पर्पज़ से? भोजन के पर्पज़ से, है ना। तो वैसे पौधों को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। देखिए, बोला जाता है इन इंडिया क्रॉप कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स बेस्ड ऑन सीजन, रबी और खरीफ क्रॉप। देखिए बच्चों, देखिए मेरे मित्रों, यहाँ पे बोला गया है कि भारत में मौसम के आधार पे, है ना, सीजन के आधार पे 2 तरीक़ा के फसल का पैदावार किया जाता है। पहला रबी और दूसरा खरीफ। लेकिन हम आपको यहाँ पर एक बताते हैं कि भविष्य के क्लासों में इट मीन्स दैट व्हेन यू विल गो इन 9th और व्हेन यू विल गो इन 10th देन यू विल स्टडी इन इंडिया देयर इज अ 3 टाइप ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस, रबी, खरीफ एंड थर्ड बने जायद, है ना। बिहार में लोग इसको, गांव के एरिया में कुछ लोग हैं जो जजात भी बोलते हैं कि मेरा जजात ख़राब हो गया। दूसरे स्टेट में भी बोलते होंगे, आपने सुने होंगे उनके मुंह से, है ना। तो बताते हैं हम आपको एक एक करके, रबी किसको बोलते हैं और खरीफ किसको बोलते हैं। देखिए, यहाँ पर खरीफ के बारे में सबसे पहले जानिए। जो फसल को रेन के सीजन में प्रोड्यूस किया जाएगा, है ना, जिसके लिए रेन मतलब वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए। रेन कब होगा? रेन होगा, इसका मतलब वाटर आएगा, और वाटर आ रहा है, उसको जिस प्लांट को वाटर ज़्यादा चाहिए उसको रेन बहुत, मतलब समझिए यहाँ पे, है ना। तो जिस फसल को रेन या फिर वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है उसको खरीफ बोलते हैं ना। खरीफ क्रॉप का प्रोडक्शन रेनी सीजन में होता है। माना जाता है इंडिया में कि जो जून से आपका अक्टूबर का महीना होता है ना,
अक्टूबर के बीच में आपका खरीफ क्रॉप को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका अक्टूबर से लेकर जो फरवरी का महीना होता है, इसमें रबी का प्रोडक्शन होता है। मतलब जब रेन होगा तो खरीफ क्रॉप का प्रोडक्शन होगा, है ना, और जब रबी होगा तो विंटर मौसम होगा। यहाँ पर ऐसे समझिए, है ना। खरीफ क्रॉप कब प्रोड्यूस किया जाएगा? जब रेन होगा। रेन मतलब रेनी सीजन्स, है ना, जून से अक्टूबर के बीच में। जबकि रबी क्रॉप का प्रोडक्शन कब होगा? आपका अक्टूबर से लेकर फरवरी के बीच में। और तीसरा बताएं, जायद। जायद का प्रोडक्शन होता है दोस्तों यहाँ पे क्या बोलता है, आपका फरवरी से लेकर जून के महीना के बीच में, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा बात बताते हैं। खरीफ क्रॉप जो है, जिसमें धान या पैडी क्रॉप है जो मुख्य फसल है ना, मेन क्रॉप है आपका खरीफ क्रॉप का। जबकि रबी का जो है वो मेन क्रॉप क्या होता है, इसमें पल्सेस आते हैं, है ना। ग्राम हो गया, पीज हो गया आपका, है ना, ग्राउंड नट भी प्रोड्यूस किया जाता है। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट बीट, गेहूँ का प्रोडक्शन किया जाता है रबी सीजन में। लेकिन जब बात करते हैं जायद का, है ना, तो जायद में क्या होता है, आपका ककम्बर होता है ना, वाटरमेलन होता है, खरबूजा, तरबूजा, आपका ककड़ी, ये सभी जो है ना, जिसको बोल सकते हैं कि दैट क्रॉप व्हिच हैज रिच अमाउंट ऑफ वाटर, जिसमें वाटर क्या हो, बहुत अच्छे मात्रा में हो, उसको बोलते हैं हम लोग जायद के अंदर काउंट करते हैं। तो इसमें 3 आता है, तरबूजा, खरबूजा और आपको क्या बोले, आपका ककड़ी, है ना, ककम्बर और आपका वाटरमेलन, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर इस सीज़न में क्या होता है ना, आपका फरवरी से लेकर जून तक मौसम इंडिया में धीरे धीरे गर्म होने लगता है। जून में बहुत गर्म हो जाता है, तो इस मौसम में ज़्यादातर प्लांट ग्रो नहीं करता है, इसीलिए ये 3 ही क्रॉप को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। गर्मी के मौसम में आप देखते होंगे ककड़ी उकड़ी मिलते रहता है। आप ये सब अंदाज़ा लगाइए, कोशिश कीजिए, क्योंकि एजुकेशन को आप समाज से जैसे जोड़ेंगे आपका एजुकेशन आसान हो जाएगा, खास करके साइंस, है ना। आगे बढ़ते हैं, तीनों समझ गए होंगे। इंडिया में मेनली 3 टाइप का क्रॉप होता है, खरीफ और रबी और जायद। लेकिन आपको यहाँ पर पढ़ना है 2 ही, खरीफ और जायद, रबी, है ना। खरीफ कब? जब रेन सीजन होगा तब, मतलब आपका जून से अक्टूबर के बीच में। और रबी कब? अक्टूबर से लेकर आपका फरवरी में, विंटर सीजन में, है ना। आगे बोलता है, इट इज़ नेसेसरी टू प्रिपेयर सॉइल बाई टिलिंग एंड लेबलिंग, प्लॉइंग एंड लेबलर्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। देखिए दोस्तों, हम लोग घर बनाते हैं तो क्या, जैसे तैसे ऊंचा नीचा घर जमीन रहता है नीचे, उसको पहले फ्लैट करते हैं, तब उसके ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं और फिर बिल्डिंग बनाते हैं हम लोग, है ना। तो वैसे ही जो खेती करते हैं लोग, है ना, फार्मिंग करते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, ज़मीन को जैसे तैसे, ज़मीन पर भी तो फसल होगा नहीं, तो उस ज़मीन को पहले तैयार करते हैं। तैयार करने के लिए क्या करते हैं, टिलिंग और लेबलिंग किया जाता है ना, मतलब समतल किया जाता है। और मिट्टी को क्या किया जाता है, भुरभुरा, आप समझिए, ठीक है। जो मिट्टी बहुत दिन से बैठा हुआ है, ठीक है, बैठ गया है, वो जैसे हम लोग किसी भी मिट्टी पर जहाँ पर ईंटा या सीमेंटेड रोड नहीं रहता है, या फिर आपका जो है रोड नहीं रहता है, तो वहाँ पे सॉइल वाला रोड है, तो चलते चलते क्या हो जाता है, वहाँ का मिट्टी कड़ा हो जाता है। तो वैसे जगह पर देखते हैं ना, प्लांट नहीं ग्रो करता है, इसीलिए हमको उसको बनाना रहता है, भुरभुरा बनाना रहता है, मतलब आपको पाउडर के फॉर्म में। तो उसके लिए टिलिंग करना जरूरी, और लेबलिंग मतलब फ्लैट करना ज़रूरी है ना। तो इसके लिए प्लाउ और लेबलर्स को यूज करते हैं। पहले मिट्टी को क्या किया जाता है, प्लाउ किया जाता है, मतलब उसके अंदर जो है उसको भुरभुरा बनाया जाता है, मीन्स पाउडर के फॉर्म में ब्रेक किया जाता है, या जो सॉइल का जो टुकड़ा बड़ा बड़ा हो जाता है उसको छोटा छोटा कन्वर्ट किया जाता है, और उसके बाद लेबलर को यूज करके फ्लैट करते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, सोइंग ऑफ सीड्स एट अप्रोप्रिएट डेप्थ एंड डिस्टेंस गिव्स गुड यील्ड, गुड वैरायटी ऑफ सीड्स आर सोन आफ्टर सिलेक्शन ऑफ हेल्दी सीड्स, सोइंग इज डन बाई सीड ड्रिलर्स, है, सीड ड्रिल्स, है ना। तो देखिए सोइंग मतलब क्या होता है, बीज को ज़मीन के अंदर डालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सोइंग बोलते हैं। बीज मतलब सीड्स, सीड्स को ज़मीन के अंदर डालेंगे तभी ना वो ग्रो करेगा, कि हवा में ग्रो कर जाएगा, है ना, ऐसा तो नहीं। तो सीड्स को ज़मीन के अंदर डालने के प्रोसेस को सोइंग बोलते हैं। दूसरा बात कि अगर देखिए दोस्तों, सीड्स को हम बहुत ही नीचे डाल देंगे तो वो ग्रो नहीं करेगा, है ना। तो इसलिए
हर सीड्स का एक पार्टिकुलर रेंज होता है जिसके बारे में किसानों को अच्छे से पता होता है, और वो अपने बच्चों को जनरेशन बाय जनरेशन क्या करते रहते हैं, उनको टीचिंग करते रहते हैं, समझाते रहते हैं कि देखो इस सीड्स को, जैसे आपका मान लीजिए मस्टर्ड ऑयल का सीड्स है ना, तो उसको ज़्यादा डेप्थ नहीं चाहिए, है ना। आपका देखिए पैडी का जो आपका होता है प्लांट होता है छोटा वाला, तो उसको देखिए अगर ज़मीन के अंदर नहीं डालेंगे तो उसका जड़ नहीं वहाँ पे रूट पकड़ेगा, है ना। तो वैसे बहुत सारा जो प्लांट है, हर प्लांट्स का अलग अलग सोइंग प्रोसेस होता है ना, तो उसको फार्मर यूज करते हुए अच्छे क्वालिटी का बीज को चुनता है, अच्छे क्वालिटी का बीज को सिलेक्शन किया जाता है, और उसमें यूज करते हुए वो क्या करता है, सोइंग करता है। तो समझ गए सोइंग क्या होता है कि एक पार्टिकुलर डेप्थ के अंदर और पार्टिकुलर डिस्टेंस के अंदर हम लोग सीड्स को ज़मीन के अंदर जो डालने का प्रोसेस होता है उसको सोइंग बोलते हैं। देखिए डिस्टेंस होना दो प्लांट के बीच में क्यों ज़रूरी, अगर डिस्टेंस नहीं होगा तो वो फैलेगा नहीं प्लांट, और फैलेगा नहीं तो उसका ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होगा, ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होगा तो उसमें ज़्यादा फ्रूट्स नहीं लगेगा, फ्रूट्स नहीं लगेगा तो ज़्यादा क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं होगा, अच्छा प्रोडक्शन नहीं होगा तो हम लोग को क्या होगा, नुकसान होगा। इसलिए एक अच्छा प्रॉपर डिस्टेंस भी होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा दूर पर लगा तो हम कम ही प्लांट को ग्रो कर पाएंगे, है ना, तो कम प्लांट को ग्रो कर पाएंगे तब भी हमारा क्रॉप का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए तो इसको क्या किया जाता है, जो बड़े फार्मर होते हैं जिनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है ना, वो सीड ड्रिलर मशीन का यूज करते हैं, लेकिन जो छोटे फार्मर होते हैं वो आपका मैनुअली ही हाथ से ही सीड्स को आपका सोइंग करने का काम करते हैं, है ना। सॉइल नीड्स रिप्लेसमेंट, है ना, एंड इनरिचमेंट थ्रू द use of organic manure and fertilizer. Use of chemical fertilizer has increased tremendously with the introduction of new crop varieties. देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो तीन बात समझना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहला बोला कि सॉइल नीड्स रिप्लेसमेंट, है ना। सॉइल जो है ना, मिट्टी को बार बार हम लोग को भुरभुरा बनाना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ सॉइल के अंदर जैसे हम लोग काम करते करते थक जाते हैं तो हमको एनर्जी की ज़रूरत होता है, अगर एनर्जी नहीं मिलेगा तो हम लोग काम ही नहीं कर पाएंगे, है ना। वैसे ही सॉइल भी प्रोडक्शन देते देते उसके अंदर क्या हो जाता है, थकावट, मतलब उसका एनर्जी ख़त्म हो जाता है। अब वैसे सॉइल में आप क्रॉप का प्रोडक्शन कीजिएगा तो अच्छा होगा क्या, नहीं। इसीलिए सॉइल को हम लोग को इनरिचमेंट करना पड़ता है। तो इनरिचमेंट कैसे करेंगे हम लोग, तो देखिए हमारे बॉडी को एनर्जी कैसे मिलता है, खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स सारा चीज़ मिलता है। आपको सॉइल को कैसे मिलेगा, तो सॉइल को मिलता है ऑर्गेनिक मैन्योर और फर्टिलाइज़र के द्वारा। तो देखिए मैन्योर किसको बोलते हैं, जब हमारे पास गांव में लोग गाय रखते हैं, बैल रखते हैं, भैंस रखते हैं ना, बफेलोज, काउज एंड ऑक्स, तो ये सारा क्या करता है, ये सारा जो आपका बेस्ट प्रोडक्शन होता है इसका, है ना, तो उस बेस्ट को फार्मर लोग क्या करते हैं, खेत में डालते हैं, उसको मैन्योर बनाते हैं, है ना। तो वो एक तरीक़े का ऑर्गेनिक मैन्योर है जो बहुत ही अच्छा काम करता है सॉइल के अंदर, है ना। ये दो तीन काम करता है मालूम है, एक तो वाटर को भी कंजर्व करने का काम करता है सॉइल्स के अंदर, है ना, लंबे टाइम तक, और साथ ही साथ उसको जो भी मतलब एनर्जी का जो कमी हो गया था उसको, सॉइल की एनर्जी का कमी हो गया था उसको पूरा करने का काम करता है। फर्टिलाइज़र भी यही काम करता है। फ़र्क क्या है, देखिए फर्टिलाइज़र जो है ना, उसको हम लोग आपका केमिकल फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस करते हैं, है ना। जैसे देखिए आप यहाँ पर समझिए कि केमिकल फैक्ट्रीज में कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, तो उसको फर्टिलाइज़र बोलते हैं। जैसे हम लोग को एनर्जी दो तरीक़े से चाहिए, एक तो रोटी खाते हैं, है ना, और हम लोग दूध पीते हैं, मछली खाते हैं, इस तरीक़े से मतलब जो लोग खाते हैं वो, और दूसरा तरीका हम लोग मेडिसिन खाते हैं। तो एक तरीका समझिए कि मेडिसिन हमारे लिए फर्टिलाइज़र है ना, और बाकी जो फूड्स वगैरह खा रहे हैं वो ऑर्गेनिक चीज़ है ना। तो वहाँ पे हम लोग भी जिस दो तरीक़ा से एनर्जी को लेते हैं, वैसे सॉइल भी दो तरीक़े से एनर्जी को लेता है। एक ऑर्गेनिक मैन्योर जो बेस्ट मटेरियल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग एनिमल्स हो गए, जैसे आपका बताएं ऑक्स, काउज एंड फिर आपका बफेलोज का जो होता है ना, बेस्ट मटेरियल, उसको मैन्योर के जैसा बनाकर यूज करते हैं। मैन्योर मतलब वही बेस्ट मटेरियल है
जिसको मैन्योर बोलते हैं, उसमें हम लोग कुछ और वैल्यू एडिशन करते हैं तो वो मैन्योर बन जाता है। फर्टिलाइज़र क्या हो गया कि जो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस केमिकल कंपोजिशन होता है जिसको सॉइल का इनरिचमेंट करने के लिए यूज करते हैं, उसको फर्टिलाइज़र बोलते हैं ना। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, देखिए तो यहाँ पे हम लोग क्यों बोले कि ऑर्गेनिक मैन्योर बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि देखिए इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप दूध पीजिएगा तो साइड इफेक्ट है क्या? नहीं ना। आप खाना खाते हो उसका साइड इफेक्ट है क्या? लेकिन बहुत ज़्यादा आप टैबलेट्स खाते हैं किसी भी चीज़ का तो उसका साइड इफेक्ट है बॉडी पर, है ना। वैसे ही सॉइल के ऊपर भी क्या होता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र को यूज करते हैं तो उसका भी साइड इफ़ेक्ट होता है सॉइल के ऊपर, है ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि आज किसान जो है ना, जो आज से 20 साल 25 साल पहले एक कट्ठा में या फिर समझिए आप जिस लैंड के टुकड़े पे वो 1 kg आपका फर्टिलाइज़र को यूज करते थे, वही आज वहाँ पे 1 kg के जगह पर 10 kg 15 kg यूज करना पड़ रहा है। मतलब 15 टाइम्स 10 टाइम्स यूज करना पड़ रहा है। जैसे सोचिए कि पहले के ज़माने में लोग है ना जो आपका टैबलेट्स तो खाते नहीं थे, सिर्फ खाना खाते थे, फिर भी हम लोग से ज़्यादा ताकतवर होते थे। आज हम लोग खाना खाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, फिर भी ताकतवर नहीं है ना। तो इसका साइड इफ़ेक्ट भी है। अब देखिए सबसे ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस और क्या है कि जो ये आपका है केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो क्यों यूज होने लगा, क्योंकि इंडिया में 1960 के बाद कुछ सालों में बहुत ही ज़्यादा इंडिया के लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ा। यहाँ पे क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, है ना, और क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, ठीक है, और यहाँ के लोगों के सामने अनाज का संकट हो गया। भारत सरकार कुछ विदेशी देशों से जैसे अमेरिका से कुछ अनाज को खरीदने का कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ का गवर्नमेंट है ना, कुछ परेशानी के कारण है, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट के कारण है, रोक लगा दिया था, जिसके कारण इंडिया में पैदावार नहीं आ रहा था, तो लोग भूखे मरने के लिए परेशान हो गए। इसीलिए 1960 के दशक में भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन लेकर आया गया कि मतलब कि हम नए सीड्स का यूज करेंगे जिस सीड से क्या हो सभी लोग को घर पे खाना मिले, है ना। पहले देखिए 1960 के पहले इंडिया में जो फार्मर हैं वो लो वैरायटी सीड्स का यूज करते थे, या फिर वही जो उनके पास होता था उसी सीड्स को नेक्स्ट ईयर फिर उसी सीड्स को नेक्स्ट ईयर यूज करते जाते थे। तो यहाँ पे देखिए जब न्यू ग्रीन रिवोल्यूशन आया तो उसमें न्यू क्रॉप सीड्स हैं जो जिसको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए था और वो फर्टिलाइज़र को भी रिक्वायरमेंट करता था, है ना, लेकिन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा देता था। जैसे मान लीजिए आप एज्यूम कीजिए कि जो हमारे पास लो यील्ड वैरायटी या पुराने फार्मर के पास जो उनके क्रॉप का अपना होता था आपका सीड्स, उससे अगर एक कट्ठा में उनको 10 kg चावल हो रहा था तो उसी ज़मीन पर अब 10 kg की जगह पर 50 kg चावल होने लगा। तो आप सोचिए कि वो ज़मीन पर जब इतना फसल होगा तो वो किसान का सीना कैसा हो, कितना खुश होगा। वो अपने परिवार को जो 2 जून का खाना नहीं खिला पा रहा था वो अब अपने बच्चों के साथ साथ पूरे देश को खाना खिलाने का क्षमता रखता है ना। तो इसीलिए हम लोग को किसानों को भी सैल्यूट करना चाहिए जैसे हम सोल्जर को करते हैं, क्योंकि जिस तरीक़ा से सोल्जर हमारा देश के सीमा में पर तत्पर हैं, डटे हुए हैं, वैसे ही किसान भी अपने धरती माता के सामने झुककर हम लोग के लिए भोजन उत्पादन करते रहते हैं बिना हम लोगों से कोई शिकायत किए हुए। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, क्या है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए सॉइल को जो है क्यों मैन्योर ज़्यादा यूज करना चाहिए, फर्टिलाइज़र कम यूज क्यों करना चाहिए, फर्टिलाइज़र का क्या नुकसान है वो भी आपको बता दिया, है ना। अब देखिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देखिए कैसे सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है। फ्यू इंचेज ऑफ टॉप सॉइल इज लूज इन एंड टर्न प्लॉइंग टिलिंग, है ना। तो देखिए पहले लोग हैं जो मैनुअल बैल के द्वारा या फिर भैंस के द्वारा, है ना, प्लॉ का यूज करके लैंड को प्लॉइंग करते थे, लेकिन आज पावर टिलर आ गया है और क्या बोलता है ट्रैक्टर आ गया है जिसके द्वारा वो ज़मीन के जो टॉप सॉइल होता है, टॉप सॉइल उसको बोलते हैं जिस पर हम लोग चलते हैं, है ना, हम लोग पैर रख कर चलते हैं, वो ज़मीन टॉप सॉइल हुआ। तो उसके ऊपर के ज़मीन को कम से कम 5 से 6 इंच तक क्या करते हैं वो मतलब
मिट्टी को नीचे वाला सॉइल्स को ऊपर वाला को नीचे करने का काम करता है ना। अब तो रोटावेटर आ गया है, जिसमें देखिए क्या होता है, बहुत ही आसानी से जो विलेज में रहते हैं वो लोग इसको समझ जाएंगे, है ना। विलेज के जो स्टूडेंट्स हैं कि क्या होता है पावर टिलर, क्या होता है रोटावेटर और क्या होता है ट्रैक्टर, आप भी समझ जाएंगे। ऐसा नहीं है ना, ट्रैक्टर तो आप देखेंगे, है ना। तो ये सब मशीन्स होता है जो आपका प्लॉइंग करने के लिए यूज होता है। फिर देखिए बीड्स आर रिमूव फ्रॉम द सॉइल बिफोर सोइंग द सीड्स। अब देखिए बीड्स क्या होता है, बीड्स होता है जो अनवांटेड प्लांट है ना, जिसको हम लोग नहीं चाहते हैं कि वो प्लांट हमारे खेत में ग्रो करे, तो वैसा प्लांट को क्या बोलते हैं, बीड, या फिर बोलते हैं हिंदी में घास बोलते हैं। अनवांटेड जो बीड्स है उसको लोग क्या बोल देते हैं कि ये देखिए फालतू का घास उग गया है, अवांछनीय घास है ना, अवांछनीय पौधा जिसको बोलते हैं बीड्स को, है ना, या फिर आप घास ही समझिए। तो देखिए क्यों वो उसको किसान को नहीं ज़रूरत होता है। देखिए अगर आप, ठीक है, अगर आप जो है कहीं पर जा रहे हैं और आपको भूख लग गया, है ना, और आपके पॉकेट में 10 रुपये, आप तो खाना खा लिए, मतलब 2 समोसा खा लिया, है ना, चलिए। लेकिन आपके साथ अब एक दोस्त भी है, आप बताइए आपको भूख लगा हुआ है, पता नहीं आपके दोस्त को लगा हुआ है नहीं, लेकिन आपको मजबूरी में उसको भी खिलाना पड़ रहा है ना। तो क्या होगा कि आपको भूख पूरा होगा क्या, नहीं ना, आपको पूरा भोजन नहीं मिला तो आपको पूरा एनर्जी नहीं मिलेगा, पूरा एनर्जी नहीं मिलेगा तो आप काम नहीं कर पाएंगे। वैसे ही जब हमारे ग्राउंड में 100 प्लांट लगाए, 100 प्लांट लगाए, है ना, और उसमें से सोचिए 100 या फिर 10 या 15 या 20 या 50 बीड्स का प्लांट हो गया है, बीड्स प्लांट है, तो वो भी हमारा सॉइल की एनर्जी को डाइजेस्ट कर रहा है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे जो प्लांट को, जो क्रॉप को जो एनर्जी मिलना चाहिए उसको डैमेज कर रहा है, कम कर रहा है। तो हमारा क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो पाएगा, इसीलिए बीड्स को क्या किया जाता है, हटाया जाता है, प्लॉइंग कर देते हैं, उसके बाद हाथ से लोग चुनकर उसको हटा देते हैं, है ना। फिर देखिए प्लॉट फील्ड हैज बिग सॉइल पीसेस बीच आर ब्रोकन बाय प्लैंक्स, है ना। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि प्लॉट फील्ड है, बिग सॉइल पीसेस बीच आर ब्रोकन बाय प्लैंक्स। तो देखिए इसमें क्या किया जाता है, मतलब देखिए अब एक बहुत बड़ा प्लांट हमारे पास फील्ड है या खेत है ना, तो उसको कई भागों में कुदाल से या फिर आपका यूज करके किसान है जो उसमें कई हिस्सा बना देते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि उनको क्रॉप को लगाने में, सिंचाई करने में, फसल की कटाई में आसानी हो, इसलिए, है ना। फिर देखिए फील्ड इज लेवल फॉर सोइंग। फिर फील्ड को क्या करते हैं, लेवल कर दिया जाता है, किसके लिए, मतलब सीड्स को ज़मीन के अंदर डालने के लिए या सोइंग के लिए, है ना। बीजारोपण इसको बोलते हैं हिंदी में। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट अप्रोप्रिएट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। अब देखिए इरिगेशन क्या होता है, जैसे देखिए हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग को प्यास भी लगता है ना, मतलब पानी भी चाहिए, है ना। तो वैसे ही आपका सॉइल को भी तो आप क्या बोलता है, वाटर चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ना कि सॉइल जो है वो एक ऑटोट्रॉप, जो प्लांट है वो क्या है, एक ऑटोट्रॉप्स है, तो प्लांट को भी पानी चाहिए। प्लांट है जो एक ऑटोट्रॉप्स है, तो ऑटोट्रॉप्स प्लांट है तो उसको फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल चाहिए, है ना, और सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो सन से तो वो सनलाइट ले रहा है, और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ज़मीन से हम लोग जो फर्टिलाइज़र मैन्योर यूज करते हैं उससे उसको मिनरल्स मिल रहा है। लेकिन जब उसके अंदर वाटर रहेगा तभी ना वो वाटर भी यूज करेगा अपना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, खाना बनाने के लिए, है ना। तो वाटर भी हमको देते हैं उसके अंदर। तो देखिए अब अगर हम 5-5 दिन पे अगर पानी उसकी ज़रूरत है, हम 15-15 दिन पे देंगे तो क्या वो ज़मीन सूख जाएगा। तो ज़मीन सूख जाएगा तो उसके अंदर नमी नहीं रहेगा, मॉइस्चर नहीं रहेगा, मॉइस्चर मतलब वाटर कंटेंट है नहीं, तो वो जो हमारे पास प्लांट है वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, उसका मर जाएगा, प्लांट सूख जाएगा, है ना। तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा। इसीलिए एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे जब हम लोग क्रॉप को वाटर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इरिगेशन या सिंचाई बोलते हैं ना। अब देखिए बीडिंग इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट कॉल्ड बीड्स। देखिए अब बीड आपको बता दिए कि आपको ऊपर में बताया था ना कि जैसे हम लोग वहाँ पे 100 क्रॉप का प्लांट लगाए हैं खेत के अंदर, और उसके अंदर 50 वैसा पौधा हो गया जिससे हमको कोई फसल बनने वाला नहीं है, तो वो पौधा क्या हो गया, हमारे पास बीड्स हो गया ना। दैट अनवांटेड प्लांट विच ग्रोज इन आवर फील्ड और फार्म, है ना,
दैट इज नोन एज बीड्स। अब देखिए बीडिंग इज क्या हो गया, रिमूवल ऑफ बीड फ्रॉम द क्रॉप फील्ड है ना, इज नोन एज बीडिंग। खेत से जो घास को बीड को निकालने का प्रोसेस होता है उसको बीडिंग बोलते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए बीडिंग मैनुअली किया जाता है, जैसे थोड़े थोड़े दिन पर, ताकि वो बड़ा नहीं हो जाए, है ना, और हमारा जो क्रॉप प्लांट है उसका सारा एनर्जी वो चूस ले, है ना, अपने अंदर डाइजेस्ट कर ले, और हमारा क्रॉप वैसे ही रह जाए, है ना, ख़राब हो जाए, तो इसलिए ज़रूरी है। फिर देखिए हार्वेस्टिंग। अब जब हमारा फसल तैयार हो गया, है ना, जैसे हम लोग एक है जो खरीफ क्रॉप को लगाएं जून के महीना में, वो आपका अक्टूबर तक। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप होता है वो लगभग 120 दिन में तैयार होता है। कुछ क्रॉप अब 90 से 95 दिन में भी तैयार हो जाता है। तो मैनुअली देखिए, अगर जून में लगाएंगे तो जून हो गया, अक्टूबर में, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, है ना, 4 महीने। तो 4 महीना के अंदर लगभग वो तैयार हो जाता है ना क्रॉप। तो उसको हम लोग हार्वेस्ट भी करेंगे। हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो खेत में ही ख़राब हो जाएगा, है ना। तो अगर हम लोग ख़राब हो जाएगा तो क्या होगा, पूरा डैमेज हो गया। हम लोग पूरा पैसा लगा कर, किसान है जो पैसा लगा कर फसल लगाया, है ना, प्लॉइंग किया, उसके बाद लेबलिंग किया, उसके बाद स्विंग किया, इरिगेशन किया, वो बीडिंग किया, और हार्वेस्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, पूरा नुकसान हो जाएगा। तो हार्वेस्टिंग क्या हो गया कि जब फसल की कटाई के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग बोलते हैं ना। जैसे हमारे पास पैडी क्रॉप तैयार हो गया तो उसको काट कर जो घर लाने का प्रोसेस होता है उसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं ना। यहाँ पर देखिए हार्वेस्टिंग जो है छोटे किसान अपना मैनुअली करते हैं, और बड़े किसान कैसे करते हैं, आपका जो है मशीन के द्वारा, है ना। तो जैसे हार्वेस्टर मशीन जिसको बोलते हैं, है ना। अभी जैसे आप देख रहे होंगे, है ना, हम विंटर सीजन शुरू हो गया है, मतलब अभी पैडी क्रॉप कटाई बहुत तेज़ी से हो रहा है ना। तो आप हार्वेस्टर से देख सकते हैं पैडी क्रॉप काटा जा रहा होगा फील्ड एरिया में, मतलब जहाँ पे पैडी होता है। अब देखिए सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द चॉप इज कॉल्ड थ्रेसिंग। देखिए जैसे पैडी क्रॉप है ना, तो पैडी और राइस में क्या डिफरेंस होता है। पैडी क्रॉप जो हुआ, जब राइस के ऊपर एक चॉफ लगा रहता है, मतलब छिलका जिसको बोल सकते हैं, उसको पैडी बोलते हैं ना, धान बोलते हैं हिंदी में। जब छिलका को हटा देते हैं तो वो चावल बन जाता है, मतलब उसको हिंदी में राइस बोलते हैं ना। देखिए सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द चॉप, मतलब छिलके से हटाकर जो ग्रेन मतलब अनाज होता है। ग्रेन मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो मोटा अनाज होता है ना उसको ग्रेन बोलते हैं। जैसे आपका हो गया मेज क्रॉप हो गया, पैडी क्रॉप हो गया, है ना, आपका पल्सेस हो गया, और आपका हो गया बीट हो गया, ये सभी मोटा अनाज में आता है ना। इसको साबुत अनाज में भी घर में कहते हुए सुने होंगे, साबुत अनाज है ना, तो इसको ग्रेन बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो क्या बोल दिए कि सभी के ऊपर से छिलका हटाने का जो प्रोसेस होता है उसको बोल दिए थ्रेसिंग बोलते हैं ना। सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द चॉप इज कॉल्ड थ्रेसिंग। तो अब देखिए थ्रेसिंग जो है वो मशीन के द्वारा होता है ना, उसको थ्रेसर मशीन बोलते हैं हम लोग, जो थ्रेसिंग करता है ना। पुराने ज़माने में लोग इसको हाथ से करते थे, है ना। अभी भी जो हमारे पास ट्राइबल्स लोग हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया में जो अभी भी मैनुअली ही सेपरेट करते हैं, है ना। और बहुत सारे विलेज लोग में भी करते हैं लोग, है ना, जिनको लगता है कि हम थ्रेसर से नहीं कर पाएंगे, है ना, नुकसान हो जाएगा बोलो, है ना, वो छोटे लोग होते हैं, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें प्रॉपर स्टोरेज ऑफ। देखिए हम लोग सब चीज़ कर लिए, यहाँ पर फसल को काट लिए, उसको थ्रेसिंग भी कर दिए। अब उसको हम लोग अगर अच्छे से नहीं रख पाएंगे तो क्या हो जाएगा, एकदम गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो इसलिए बोला कि प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द पेस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है, बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, फंगी होता है, एल्गी होता है ना। ये सब हमारे फसल को क्या कर देगा, ख़राब कर देगा। तो उससे प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है ना। तो अब क्या करते हैं, सॉरी, अब देखिए फूड इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स फॉर विच एनिमल्स आर रियर्ड, है ना। दिस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। देखिए हम लोग को बोला जाता है कि देखिए फूड सिर्फ हम लोग को अनाज से ही मिलता है क्या, खाना सिर्फ हम लोग को क्रॉप से ही मिलता है, नहीं ना, हम लोग को अनाज एनिमल से भी मिलता है।
एनिमल्स कौन से एनिमल्स है जिसको हम लोग रेयरिंग करते हैं। रेयरिंग का मतलब होता है जिस जानवर को हम पालते हैं, रेयरिंग मतलब पालना होता है ना, तो जिस जानवर को हम लोग पालतू बनाकर रखते हैं। पालतू में तो कुत्ता भी होता है, तो देखिए अब समझ जाएगा कुत्ता से हमको खाना मिलता है ना। तो देखिए जैसे आपका काऊ हो गया और आपका बफेलो हो गया, जैसे भैंस और गाय जिससे हमको दूध मिलता है ना, तो वैसे जब हम लोग जिस जानवर को हम लोग है ना दूध के लिए पालते हैं है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कि पशुपालन बोलते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पशुपालक बोलते हैं। उन लोग को जो पालते हैं लोग उसको पशुपालक, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पशुपालन। तो देखिए दोस्तों, जब हम लोग कृषि बोलते हैं ना, तो कृषि में आता है मतलब एग्रीकल्चर, जो क्रॉप का प्रोडक्शन भी आता है ना, और एनिमल हस्बेंड्री, दोनों क्या है, कृषि का ही हिस्सा होता है। ठीक है, मतलब खेती किसानी और जानवर का पशुपालन दोनों जो है, दोनों कृषक हैं। अगर एक आदमी के पास 100 कट्ठा ज़मीन है, उस पर वो फसल ग्रो कर रहा है, तो वो भी किसान है। और एक आदमी के पास 1 भी कट्ठा ज़मीन नहीं है और उसके पास 100 जानवर है, दूध वाला जानवर है, पाल रहा है दूध के लिए, तो वो भी किसान है ना। तो आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इसमें। फर्टिलाइज़र, देखिए आपको अच्छे से बता दिए हैं क्या होता है फर्टिलाइज़र। द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस, दे आर मेकिंग फैक्टरीज, एग्जाम्पल यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, पोटास, है ना। आपने देखा होगा NPK बहुत सारे पैकेट्स पे लिखा रहता है ना। तो N मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन, P4 क्या होता है, फास्फोरस, और K4 क्या होता है, पोटेशियम, है ना। तो मेनली क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ज़रूरत होता है हमारे आपका प्लांट्स को, है ना। तो वो कहाँ से मिलता है, जिसको फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किया जाता है ना, और उससे फैक्ट्री में प्रोड्यूस करके हम लोग को किसान भाई को दिया जाता है ना, जो नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस को पूर्ति करने के लिए काम करता है। किसको, प्लांट को, क्रॉप प्लांट को, है ना। फिर उसमें अमोनिया, सल्फेट भी होता है, पोटास भी होता है आदि। अब देखिए कल्टीवेटर, देखिए यूज फॉर प्लॉइंग द सॉइल एंड इज ड्राइवन बाय ए ट्रैक्टर, दिस हेल्प्स टू सेव टाइम एंड लेबर। देखिए कल्टीवेटर्स हो गया जो मिट्टी को पलटने का काम करता है, जिसमें आपको बताया था रोटावेटर होता है ना। तो ये हो गया आपका कल्टीवेटर, उसको बोलते हैं ना। आगे बोलते हैं होज, यूज फॉर लूजनिंग द सॉइल एंड फॉर रिमूविंग बिट्स। देखिए होज क्या हो गया, जिसको हम लोग यूज करते हैं अनवांटेड प्लांट को खेत से हटाने के लिए, है ना। और लूजनिंग द सॉइल, सॉइल को मिट्टी को हल्का करने के लिए। हल्का कब होगा, देखिए जब उसके अंदर एयर मोलिक्यूल जाएगा, है ना। एयर मोलिक्यूल क्या होगा, जब वो पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो बीच में एयर गैप बनेगा, तो वो मिट्टी हल्का होगा। मतलब जिस पर ट्रैक्टर चला रहता है, जिस ज़मीन पर, देखिए उस पर जब चलते हैं तो आपका पैर धंस जाता है, क्योंकि उसके अंदर बीच में क्या हो जाता है, पाउडर के फॉर्म में जब कन्वर्ट होगा तो बीच में एयर मोलिक्यूल रहता है। तो जब पैर होता है तो वो नीचे जाता है, एयर मोलिक्यूल उससे क्या होता है, हट जाता है, इसीलिए पैर नीचे जाता है। लेकिन जो ज़मीन बैठा हुआ है, जिस पर हम लोग रेगुलर जा रहे हैं, तो वहाँ पे पैर नहीं धंसता है, क्योंकि वहाँ पे एयर मोलिक्यूल नहीं है ना। तो उस मिट्टी के, अगर जिस मिट्टी के ऊपर पैर नहीं धंसता है, अगर उस मिट्टी के ऊपर हम लोग प्लांट को ग्रो करना चाहेंगे तो हमको हल्का करना पड़ेगा, है ना। पहले उसको लूज करना पड़ेगा। लूज कैसे करेंगे, यही कल्टीवेटर के द्वारा, है ना। मतलब आपका ट्रैक्टर के द्वारा करेंगे, रोटावेटर के द्वारा करेंगे, पावर टिलर के द्वारा करेंगे, या फिर मैनुअल जो आपका बैल और हर के द्वारा करेंगे, हर बैल के द्वारा, उसको बोलते हैं हल बोलते हैं हम लोग, है ना। शुद्ध हिंदी में हल बोलते हैं। फिर देखिए इरीगेशन क्या हो गया, रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर ऑन अ रेगुलर इंटरवल, है ना, ऑफ क्रॉप प्लांट इज नोन एज इरीगेशन, है ना। एक निश्चित समय पे क्रॉप प्लांट को पानी देने का जो प्रोसेस होता है उसको इरीगेशन बोलता है। मेथड ऑफ इरीगेशन देखिए दोस्तों, इंडिया में बोला जाता है पानी का धीरे धीरे कुछ एरिया में कमी होते जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा इंडिया में 2 ही चीज़ में पानी बर्बाद होता है, एक तो इरीगेशन में और दूसरा आपका इंडस्ट्रीज में, है ना। तो इरीगेशन में हम लोग सिर्फ देखिए, जब जो अभी पुराना तरीका है उसमें जब हम लोग इरीगेशन क्या करते हैं, पाइप डाल देते हैं खेत में और उसमें पानी जा रहा है। देखिए हमारे जहाँ पे प्लांट है वहाँ पर तो पानी जाता ही है, और जहाँ पर प्लांट नहीं है उस हिस्से में भी हम लोग क्या करते हैं, इरिगेट करते हैं लैंड को, खेत को पूरा, है ना। तो देखिए उससे अच्छा है कि अगर हमारे पास ऐसा सिस्टम हो जिसमें हम लोग सिर्फ उसके जड़ के पास में पानी डालें, है ना, तो हमें बहुत सारा लैंड के पास पानी नहीं डालना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, कम पानी में हम लोग इरिगेशन कर देंगे, है ना। तो देखिए ओल्ड मेथड है जो हमारे पास पुराने ज़माने से जो चलता हुआ आ रहा है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन उसको बोलते हैं, है ना, जिसमें मोट है, चैन है, पंप है, धेकुली है, रहट है ना। तो ये सारी चीज़ क्या है, पुराना तरीका है जिससे हम लोग सिंचाई करते हैं। इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं,
मतलब पूरे खेत में पानी डालते हैं। जहाँ पर क्रॉप का रूट है वहाँ पर तो डालते हैं, साथ ही साथ जहाँ पर क्रॉप का नहीं है, जहाँ पर प्लांट नहीं है, क्रॉप प्लांट नहीं है, वहाँ पर भी पानी डालते हैं खेत के अंदर है। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है जो क्या करता है, हमारे पास जो वाटर को सेव करने का काम कर रहा है, जैसे हम स्प्रिंकल सिस्टम और ड्रिप सिस्टम है ना। इसमें ड्रिप सिस्टम में क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ प्लांट के रूट्स के पास में डालने का काम करते हैं। स्प्रिंकल मतलब जिस तरीक़े से रेन होता है ना, उस तरीक़े से हम लोग प्लांट के ऊपर वाटर डालते हैं ना, तो हमको कम मात्रा में ही इरिगेशन हो जाता है प्लांट का। अब देखिए हार्वेस्टिंग भी बता दिए थे आपको है ना, कि क्या होता है कि देखिए द कटिंग एंड कलेक्शन ऑफ मैच्योर क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड हार्वेस्ट इन आवर कंट्री इज आइदर डन बाय मैनुअली बाय सीक और बाय ए मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। देखिए बताए थे जो छोटे किसान हैं वो हसुआ, सीकल मतलब हसुआ होता है, ठीक है, हसुआ से काटते हैं खेत के फसल को है ना। जो छोटे किसान होते हैं जिनके पास कम ज़मीन है, लेकिन जिनके पास बहुत ज़मीन है, वो क्या करेंगे, अगर अपने अकेले काटने लगेंगे 2 आदमी मिलकर, अगर वो या 4 आदमी 5 आदमी, हो सकता है उनको 1-2 महीना लग जाए। तो इसलिए वो क्या करते हैं, मशीन को यूज करते हैं, हार्वेस्टर मशीन को यूज करते हैं ना। तो बड़े किसान हैं जो स्टोरेज बता दिए थे है ना, जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स होगा, ग्रेन होगा, उसको रखने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्टोरेज बोलते हैं। हार्वेस्टेड क्यों जरूरी है, ताकि हम लोग उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा सके, रैट्स से बचा सके, चूहा से बचा सके है ना, ख़राब होने से बचा सके। हार्वेस्टेड फूड ग्रेन नॉर्मली कंटेन मोर मॉइस्चर देन रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज। तो क्या करते हैं, लार्ज स्केल ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन सिलोज एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द पेस्ट लाइक रैट्स इंसेक्ट्स है ना। फार्मर स्टोरेज ग्रेन जस्ट बैग्स और मेटलिक बीन्स। देखिए तो क्या करते हैं, अब देखिए इसमें क्या होता है ना कि जो हार्वेस्टेड क्रॉप होता है इसके अंदर मॉइस्चर रहता है। अगर हम लोग मॉइस्चराइज क्रॉप को या ग्रेन को रख देंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा है ना, क्योंकि उसके अंदर वाटर का क्वांटिटी होता है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, उसको छत पे अच्छे से सुखा देते हैं या फिर खलिहान में सुखा देते हैं ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, खेरहान भी बोलते हैं कुछ लोग। तो वहाँ पे हम लोग सुखा देते हैं ग्रेन को, और जब सूख जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, फिर वापस से उसको हम लोग या तो जूट के हम बोरा में रख देते हैं, या फिर हम लोग जो आजकल प्लास्टिक का ड्रम आ गया है ना, बिन्स जिसको बोलते हैं मेटेलिक बिन्स, या फिर आपका जो स्टील का बिन्स आ गया है जिसको स्टील का ड्रम बोलते हैं हम लोग, उसके अंदर रख देते हैं, जिससे वो रैट से और पेस्टिस आपका इंसेक्ट से बच सके है ना। फिर देखिए मैन्योर आपको बताया था, एक नेचुरल सब्सटेंस प्रिपेयर फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एनिमल्स है ना। यहाँ पर देखिए एक चीज़ बताना भूल गए थे ना, कि सिर्फ इसमें एनिमल्स का बेस्ट नहीं होता है, प्लांट्स का भी बेस्ट होता है। जैसे प्लांट का पत्ता हो गया, सूखा पत्ता हो गया है ना, सड़ा हुआ प्लांट हो गया, वो सारा इसमें हो गया। काउ डंग हो गया, एनिमल बोन्स हो गया, डेड लिप्स, डेड इंसेक्ट एंड वेजिटेबल्स वेस्ट, ये सभी क्या है, जब मिक्स हो जाता है तो मैन्योर का फॉर्मेशन करता है ना। और एक इसके थ्रू माइक्रोब्स के थ्रू है ना, और एक अच्छा मतलब क्या होता है, मैन्योर बनता है हमारे प्लांट के प्रोडक्शन के लिए, क्रॉप प्लांट के प्रोडक्शन के लिए है ना। तो उम्मीद करते हैं फर्स्ट चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसी तरीके से हमें प्यार देते रहिए, तो हम आपको धीरे धीरे सारा 8 क्लास का चैप्टर करवा देंगे है ना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।